हेलो बच्चों, क्लास 9th बिहार बोर्ड का जो भी स्टूडेंट है उसके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो के अंतर्गत हम भूगोल यानी ज्योग्राफी का चैप्टर 1 जिसको भारत स्थिति एवं विकास के बारे में पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहले हम जो है सामाजिक विज्ञान का थोड़ा इंट्रोडक्शन देखेंगे। सामाजिक विज्ञान क्या होता है, सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, कौन कौन सा विषय है, और उसके बाद फिर हम भूगोल के चैप्टर 1 से क्या करते हैं, आज स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में पूरा पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे। ठीक है, इस वीडियो में जो है आपका BTBC जो किताब है जो आपके सरकारी स्कूल में जो चलता है, और जो क्लास 9 का भारतीय भवन किताब है, दोनों का क्या है, एक निचोड़ है। ठीक है, आपके पास जो भी किताब है उसको रेफरेंस लेकर के आप ये समझ सकते हैं। ठीक है, या तो आपके पास भारतीय भवन है या तो आपके पास जो सरकारी स्कूल में चलता है BTBC किताब है। ठीक है, या NCERT है, कोई भी किताब हो आपके लिए ये वीडियो क्या है, बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस वीडियो के अंतर्गत हम नोट्स के सहारे सारा पॉइंट देखेंगे, उसके बाद फिर उसका क्वेश्चन आंसर भी देखेंगे। ठीक है, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ये थोड़ा लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि सारा वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको मिलते रहे, और बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा। ठीक है, और कोई अगर आपके करीबी दोस्त या फ्रेंड या कोई भी हो, मित्र हो, फैमिली हो, कोई भी हो जो क्लास 9th में भी हैं, उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी ये वीडियो का फ़ायदा हो सके। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने क्लास आज की क्लास यानी भूगोल ज्योग्राफी का चैप्टर 1 भारत की स्थिति एवं विस्तार में। चलिए सबसे पहले हम सामाजिक विज्ञान के बारे में समझ लेते हैं कि सामाजिक विज्ञान आखिरकार होता क्या है। देखो, ये विज्ञान जो है ना, विज्ञान का मतलब ही होता है हमारे बौद्धिक विकास यानी बुद्धि का विकास। ये विज्ञान हमारे बचपन से ही साथ में चल रहा है। ठीक है, और सामाजिक लग जाता है यानी समाज में जो भी रहने का, कि पहले कैसे रहते थे, अब कैसे रहते हैं और कैसे रहेंगे, वो सब चीज़ के बारे में जिस शास्त्र में पढ़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, सामाजिक विज्ञान बोलते हैं। विज्ञान मतलब क्या होता है, बुद्धि का विकास, विज्ञान का विकास। जैसे जैसे मेरा विज्ञान का विकास होता है और समाज के साथ होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, सामाजिक विज्ञान होता है। जैसे मान लो कोई नेता आ गया तो उसके सामने कैसे हम क्या बर्ताव करें, कैसे बोलें, कैसे बात करें, इस चीज़ों के बारे में जो भी हमको जानकारी मिलता है जहाँ जिस विषय में पढ़ते हैं उसको हम बोलते हैं सामाजिक विज्ञान। ठीक है, तो देखो जैसा कि इसका परिभाषा क्या लिखा हुआ है, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत लोगों का व्यवहार, मतलब जो आदमी लोग है उसका क्या व्यवहार होगा, समाजों और उनके सदस्यों के बीच संबंध, आर्थिक विकास, स्थानीय अधिकार का अध्ययन करते हैं, उसे सामाजिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, इसमें कुछ कुछ गलती भी होगा, काहे कि ये जो नोट्स है हमारा स्टूडेंट का है। ठीक है, उसी के नोट से हम सोच रहे हैं कि सबको फ़ायदा हो, इसीलिए ये वीडियो बना रहे हैं। ठीक है, कुछ कुछ गलती होगा उसको नज़रअंदाज करिएगा। ठीक है, सामाजिक विज्ञान क्या है, विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत लोगों का व्यवहार, समाजों और उनके सदस्यों के बीच संबंध, आर्थिक विकास, स्थानीय अधिकार का अध्ययन कराते हैं। मतलब हम अपने व्यवहार, लोगों के व्यवहार, जो जनता लोग है, जो आदमी लोग है, उसका व्यवहार देखते हैं, और समाजों और उनके सदस्यों के बीच संबंध जो होता है, जो समाज है और समाज में रहने वाले लोग, उसके बीच में जो आपस में संबंध होता है, उसी को हम क्या संबंध होता है उसको अध्ययन करते हैं। और आर्थिक विकास, मतलब हम अपने आर्थिक विकास के लिए जो हमारा अधिकार होता है उसके अध्ययन करते हैं जिस शास्त्र के अंतर्गत, उसे हम क्या कहते हैं, सामाजिक विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, सामाजिक विज्ञान कहते हैं। अब इसके अंतर्गत कौन कौन सा सब्जेक्ट आता है, इतिहास आता है, भूगोल आता है, राजनीतिक शास्त्र आता है, और एक अर्थशास्त्र आता है, और क्लास 10th में जाइएगा तो एक आपदा प्रबंधन अलग सब्जेक्ट होगा। ठीक है, इतिहास, इसका अर्थ क्या होता है, अतीत के घटनाओं का अध्ययन करना। इतिहास का अर्थ क्या होता है, अतीत के घटनाओं का अध्ययन करना। इति मतलब क्या होता है, पुरानी चीज़, जो बीता हुआ कल है, उसको, उसके बारे में जो हम जिस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं उसे हम बोलते हैं इतिहास बोलते हैं।
ठीक है। अब क्लास 9 में क्या पढ़िए, क्लास 9 में जो इतिहास में पढ़ना है वो आपको विश्व इतिहास के बारे में पढ़ना है। इसमें हम पढ़िएगा यूरोप के बारे में पढ़िएगा, फर्स्ट चैप्टर जैसे फ्रांस के बारे में पढ़ना होगा, अमेरिका के बारे में पढ़ना होगा, फिर क्या बोलते हैं प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। ठीक है, इसमें जो हम विश्व इतिहास पढ़ेंगे, ठीक है, क्लास 9 में। जैसे कि क्लास 8 में पढ़े होंगे आप, क्या पढ़े होंगे, क्लास 8 में पढ़े होंगे आधुनिक इतिहास, फिर 7 में क्या पढ़े होंगे, मध्यकालीन इतिहास, फिर क्लास 6 में पढ़े होंगे प्राचीन इतिहास। ठीक है, इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, हेरोडोटस को कहा जाता है। इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। ठीक है, भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, मेगास्थनीज। भारतीय इतिहास का जनक किसे कहा जाता है, मेगास्थनीज को कहा जाता है। ठीक है, अब आगे जो है उसका है भूगोल। भूगोल शब्द का उत्पत्ति क्या हुआ है, ग्रीक भाषा के जियो, जिसका अर्थ क्या होता है, पृथ्वी। जियो का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी, जिसका अर्थ क्या होता है, पृथ्वी। और ग्राफोस, ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन करना। मतलब जिस शास्त्र के अंतर्गत हम पृथ्वी का वर्णन के बारे में पढ़ते हैं, पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं कि पृथ्वी पर क्या है, जैसे पहाड़ हो गया, पर्वत हो गया, हिमालय हो गया, नदी हो गया, झरना हो गया, बारिश क्यों होता है, आसमान क्यों नीला ब्लू रहता है, ये सब चीज़ों के बारे में जिस सब्जेक्ट में पढ़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, भूगोल बोलते हैं। भूगोल, भूमि के बारे में जो पढ़ते हैं जिस शास्त्र में, उसे हम क्या कहते हैं, भूगोल कहते हैं। भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पृथ्वी का वर्णन। ये दोनों से मिला करके भूगोल का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, पृथ्वी का वर्णन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भूगोल पृथ्वी और उससे जुड़े प्राकृतिक और मानवीय तत्वों को अध्ययन करने वाला विज्ञान है। भूगोल कैसा विज्ञान है, पृथ्वी और उससे जुड़े प्राकृतिक मानवीय तत्वों का अध्ययन करने वाला विज्ञान है। भूगोल जो है किसके बारे में पढ़ता है, पृथ्वी के बारे में पढ़ता है। और क्या पढ़ता है, उससे जुड़े, मतलब पृथ्वी से जुड़े जो भी प्राकृतिक और मानवीय तत्व है उसके बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, इरेटोस्थेनीज। किसको कहते हैं, इरेटोस्थेनीज को कहते हैं। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, इरेटोस्थेनीज को कहा जाता है। ठीक है, अब पार्ट 3 में चलते हैं। राजनीतिक शास्त्र, या तो इसको हम सिविक्स बोलते हैं, या तो पॉलिटिकल साइंस बोलते हैं, पॉलिटिकल सब्जेक्ट बोलते हैं। ठीक है, पॉलिटी बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या हम राज्य, सरकार, प्रशासन और व्यवस्था से जुड़े विषय का अध्ययन जिस शास्त्र में करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। ठीक है, राजनीति मतलब राजनीति, राज करने के लिए जो भी नीति बनाया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, राजनीति। इसका नाम से ही आपको पता चल रहा होगा राजनीतिक शास्त्र क्या है। राजनीति, राज करने के लिए, किसी चीज़ में राज करने के लिए, जैसे अब मान लीजिए मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ, मुख्यमंत्री में सत्ता में कायम रहने के लिए जो भी कुछ करता है उसको हम क्या बोलते हैं, राजनीति बोलते हैं। यानी राज्य, सरकार, प्रशासन, व्यवस्था से जुड़े सभी विषय का अध्ययन जिस सब्जेक्ट में करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, राजनीतिक शास्त्र कहते हैं। अब राजनीतिक शास्त्र का जनक किसे कहते हैं, अरस्तु को कहा जाता है। राजनीतिक शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। इसको बार बार बोलेंगे ताकि याद हो जाएगा। राजनीतिक शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, अरस्तु को कहा जाता है। अर्थशास्त्र, यही जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। जैसे वो सब जो था, मान लीजिए आपको जॉब लग जाएगा तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है यही है। इसमें क्या पढ़ना है, बैंक के बारे में पढ़ना है, पैसा से रिलेटेड। अर्थ मतलब होता है पृथ्वी, इंग्लिश में होता है। अर्थ मतलब पृथ्वी क्या चीज़ में होता है, इंग्लिश में। लेकिन इसको संस्कृत में अर्थ का इंग्लिश, अर्थ का जो हिंदी होता है उसका अर्थ होता है धन दौलत या पैसा। ठीक है, धन, तो जो भी धन दौलत हम कमाएंगे, रखेंगे, उस सारा चीज़ के बारे में जो प्रोसेस है उसको हम पढ़ेंगे अर्थशास्त्र में। हालांकि ये 8 क्लास से 6 क्लास में नहीं रखा गया है, इसको क्लास 9 से शामिल किया गया है। ठीक है, क्योंकि क्लास 9 से बच्चा सब समझदार हो जाता है। ठीक है, पैसा वगैरह पर ध्यान देने लगता है। ठीक है, चोरी करके नहीं, मतलब पापा मम्मी का जो पैसा मिलता है उसको, आपको स्कूल से पैसा मिलता होगा उसके बारे में थोड़ा ध्यान देने लगता है। इसीलिए अर्थशास्त्र जो है क्लास 9 से फिर 10 में रहेगा। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था मतलब, अर्थ मतलब धन दौलत की व्यवस्था करना क्या कहलाता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। देखो इसको डिफिनेशन देखते हैं। सामाजिक विज्ञान की वह शाखा जिसमें वस्तुओं और सेवाएं, देखो पैसा कमाने का 2 ही विधि है, ये पूरा दुनिया में पैसा कमाने का केवल और केवल 2 विधि। पहला विधि, कोई वस्तु का उत्पादन कर दो, कोई वस्तु का क्या कर दो, उत्पादन। जैसे
मान लीजिए कृषि कर रहे हैं तो आप धान का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं, चावल का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है, चना का उत्पादन कर रहे हैं। मान लीजिए आपके पास कोई फैक्ट्री है, मान लीजिए आपके पास कुरकुरे बनाने का फैक्ट्री है तो कुरकुरे का उत्पादन कर रहे हैं, चप्पल बनाने का फैक्ट्री है, चप्पल का उत्पादन कर रहे हैं। मतलब पैसा कमाने का जरिया जो है केवल दो है, या तो आप सेवा करके पैसा कमा रहे हैं, सेवा मतलब कोई नौकरी, जैसे मान लीजिए मजदूर, मजदूर क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है, किसी न किसी का मदद कर रहा है। कोई प्रकार का नौकरी जो कर रहा है, सरकारी हो या प्राइवेट, वो क्या कर रहा है, सेवा करके पैसा कमा रहा है, ठीक है। या तो वस्तु या सेवा का उत्पादन करके पैसा कमा रहे हैं, फिर क्या करते हैं, उसको वितरण करते हैं। वितरण मतलब बांटते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पापा कमाते होंगे पैसा, ला करके क्या किए, जाइए स्कूल में दे दो, फलना सामान ले आओ, कपड़ा ले आओ, ठीक है, सब्जी ले आओ, ये सब क्या है, मतलब क्या हुआ कि वही बोल रहा है वितरण करते हैं। फिर क्या करते हैं, विनिमय करते हैं। विनिमय करते हैं मतलब पैसा दे करके हम कुछ और दूसरा चीज़ खरीद लेते हैं। और उपयोग, और फिर क्या करते हैं, उसका उपभोग करते हैं, मतलब उपयोग करते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अर्थशास्त्र बोलते हैं। जिस शास्त्र में ये सब चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं कि कैसे आखिरकार हम पैसा कमाएं, रोजगार से रिलेटेड, व्यवसाय से रिलेटेड, बैंक से रिलेटेड, सब किस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, अर्थशास्त्र में पढ़ेंगे, ठीक है। अब अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है धन दौलत की व्यवस्था करना, डायरेक्ट। इसका आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ को कहा जाता है। ये क्लास 10th का भी 1 नंबर का क्वेश्चन है, एडम स्मिथ। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, एडम स्मिथ। भारतीय अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, चाणक्य या कौटिल्य, विष्णुगुप्त उसी का नाम है, ठीक है। अब आपदा प्रबंधन, जो आपके लिए इस में नया होगा, आपदा प्रबंधन। आपदा, आपदा मतलब क्या होता है, विपत्ति। आपदा मतलब क्या होता है, विपत्ति। जब भी जैसे आपके लिए मोबाइल चोरी हो गया तो विपत्ति हो गया, मान लीजिए आपके घर से गहना चोरी हो गया, विपत्ति हो गया, गाय मर गया, विपत्ति हो गया, खेत मतलब फसल खराब हो गया, विपत्ति। मतलब कोई भी प्रकार का एक्सीडेंट हो गया, विपत्ति। मतलब कोई भी प्रकार का आपदा आया तो हम उससे कैसे बचें, कैसे निकलें, कैसे क्या करें, इसके बारे में हम आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ते हैं। जैसे देखो, प्राकृतिक या मानवीय, प्राकृतिक हो सकता है, मान लो भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया तो ये प्राकृतिक हो गया। मान लीजिए कोई गोली मार दिया तो ये क्या हो गया, मानवीय हो गया। प्राकृतिक या मानवीय आपदाओं से होने वाले नुकसान को कम करने के लिए कम किए जाने का जो उपाय है उसका हम पढ़ते हैं, उसके बारे में, उसको हम बोलते हैं आपदा प्रबंधन, ठीक है। जिसमें हमको उसके बारे में, बचाव के बारे में बताया जाता है, उसको हम बोलते हैं आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ था, आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है 23 दिसंबर 2005, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 23 दिसंबर 2005 को पारित हुआ था। आपदा प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ था, 23 दिसंबर 2005 ईस्वी, ठीक है। अब चलते हैं, जैसा कि 6/2/2025 को हम ये मतलब लिखवाए हैं और उसी को आज वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। तो जो ठीक है, तो अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 1, भारत स्थिति और एवं विस्तार। भारत की स्थिति कहाँ है और इसका विस्तार के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है। पहले देखते हैं कि इसका स्थिति विस्तार क्या होता है। अगर हम पूरा पृथ्वी को इस तरह से मान लें तो जो है इसका स्थिति बताने के लिए, मान लीजिए इसको अगर बीच से हम काटे तो इसको बोलते हैं विषुवत रेखा। पड़ी रेखा जो रहता है उसको हम बोलते हैं अक्षांश। पड़ी रेखा क्या बोलते हैं, अक्षांश। ये रेखा ओरिजिनल में नहीं है, काल्पनिक रेखा है, ठीक है। ये मान लीजिए अगर इसको हम पृथ्वी मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, पृथ्वी मान लेते हैं। इसको बीच से काट दिए तो क्या हो गया, विषुवत रेखा। फिर इधर से काट दिया तो इसको क्या बोलते हैं, मेरिडियन लाइन बोलते हैं, या तो क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा बोलते हैं, ठीक है। तो देखो इसके ऊपर अगर रहेंगे तो क्या बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध। नीचे आ जाएंगे तो क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध। इसके इधर रहेंगे तो क्या बोलेंगे, पश्चिमी गोलार्ध। इधर रहेंगे तो क्या बोलेंगे, पश्चिमी गोलार्ध। इधर रहेंगे तो क्या बोलेंगे, पूर्वी गोलार्ध। और भारत का लोकेशन जो है यहाँ है, भारत का लोकेशन यहाँ पे, तो इसको क्या बोलेंगे, भारत का लोकेशन पूरा पृथ्वी का कौन सा गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। कौन सा गोलार्ध में है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। लेकिन वही एशिया का सबसे दक्षिण भाग में, एशिया का सबसे क्या है, दक्षिण भाग में। तो क्वेश्चन पूछेगा कि पृथ्वी का किस गोलार्ध में भारत का स्थिति है, तो किस गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। और इसका अगर पूछेगा कि एशिया के किस छोर में है, तो वो दक्षिणी छोर में। किस छोर में है, दक्षिणी छोर में, ठीक है। यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया होगा। तो पहला पॉइंट वही लिखे हैं कि पृथ्वी, भारत जो है पृथ्वी के
उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। किस गोलार्ध में है? भारत जो है पृथ्वी के उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो है कौन सा गोलार्ध में? उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, भारत जो है एशिया के सबसे दक्षिणतम छोर पर है। भारत जो है एशिया के सबसे दक्षिणतम छोर, भारत जो है एशिया के सबसे दक्षिणतम छोर पर है। अब देखो हम बताएं अक्षांश क्या होता है और देशांतर क्या होता है। अक्षांश का जो है उपयोग हम स्थिति को बताने के लिए करते हैं, देशांतर का उपयोग जो हम समय बताने के लिए करते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अक्षांश क्या होता है। यह एक क्या है? काल्पनिक रेखा है। क्या है? काल्पनिक रेखा। पृथ्वी पर कोई खींचेगा रेखा? नहीं खींचेगा। वो ग्लोब वगैरह में या आप एटलस वगैरह रखे होंगे, मैप वगैरह में दिखाया जाता है। ठीक है, तो ये काल्पनिक रेखा होती है जो पृथ्वी के सतह पर किसी स्थान की स्थिति बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अक्षांश रेखाएं जो है पृथ्वी के किसी स्थान की स्थिति को बताने के लिए इसका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा पूरब से पश्चिम की ओर क्षैतिज रूप से चलती है। अक्षांश रेखा जो है पूरब से पश्चिम की ओर क्षैतिज रूप से चलता है। पूरब से पश्चिम की ओर, पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक है, फिर उत्तर और दक्षिणी ध्रुवों का अक्षांश 90 डिग्री उत्तर और 90 डिग्री दक्षिण होता है। 90 डिग्री उत्तर में होता है और 90 डिग्री दक्षिण में होता है। तब ना 90 डिग्री पर क्या होता है? उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री नीचे दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, अब देशांतर रेखा क्या होता है? वह काल्पनिक रेखा होती है, यह जो है एक प्रकार क्या है? काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी के मध्य पूरब और पश्चिम की ओर फैली हुई है। किधर फैली हुई है? पूरब और पश्चिम। जैसे इस तरह से गोल है, इधर और इधर फैला हुआ है। ठीक है, ये रेखाएं 0 से 180 का कोण बनाता है। कितना बनाता है? 0 से 180 डिग्री का कोण बनाता है। प्रायः देशांतर रेखा का उपयोग समय का निर्धारण में किया जाता है। देशांतर रेखा का उपयोग किसमें किया जाता है? समय का निर्धारण में किया जाता है। देशांतर रेखा का उपयोग समय के निर्धारण में किया जाता है। किसके निर्धारण में? समय का निर्धारण में किया जाता है। देशांतर रेखा को मेरिडियन लाइन बोले थे अभी हम। देशांतर को मेरिडियन लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेरिडियन लाइन भी बोलते हैं। ग्रीन बीच, इंग्लैंड से होकर गुजरने वाली रेखा जो 0 डिग्री देशांतर होता है। जो बीचों बीच से होकर के देशांतर भी पता है, भूमध्य रेखा जिसको या मेरिडियन लाइन बोलते हैं, वो जो कहाँ से गुजरा है? ग्रीन बीच इंग्लैंड से गुजरा है। और वहीं से हम लोग का समय नोट होता है। जैसे आपके घड़ी जब सेट करते होंगे टाइम तो GMT लिखाता होगा। ठीक है, तो ग्रीन बीच वही मेरिडियन टाइम उसका फुल फॉर्म होता है। ठीक है, और उसके टाइम से हमारा टाइम जो है लगभग 5.5 घंटा क्या है? पहले होता है। वो क्या है? 5.5 घंटा लेट है। ठीक है, अब अक्षांशीय विस्तार देखते हैं। हमारा भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 8 डिग्री 4, इसको मिनट बोलते हैं, मिनट को ऐसे शो करते हैं। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक क्या है? भारत का अक्षांशीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार पूछेगा तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट क्या है? देशांतरीय विस्तार है। क्या है? देशांतरीय विस्तार। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट। देखो, मिनट को हम ऊपर में एक डैश से शो करते हैं, सेकेंड को डबल डैश से शो करते हैं। ठीक है, संपूर्ण भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 6 डिग्री 4 मिनट। अगर पूरा भारत बोले, जैसे देखो भारत का जो मैप है, आप लोग देखे होंगे भारत का मैप इस तरह से नीचे है ना, तो यहाँ तक जो है अगर बोलेगा तो 8 डिग्री 4 मिनट है। कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। यही अगर लक्षद्वीप हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, अगर इसको काउंट करेगा तो कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट है। कितना है? 6 डिग्री 4 मिनट। यहीं से गुजरा है इंदिरा पॉइंट। क्या गुजरा है? इंदिरा पॉइंट। आगे हम सब देखेंगे। ठीक है, तब आई थिंक समझ में आ गया होगा। 6 डिग्री 4 मिनट और 8 डिग्री 4 मिनट में कन्फ्यूजन नहीं होगा। 8 डिग्री 4 मिनट क्या है? भारत के कन्याकुमारी, यहाँ कन्याकुमारी से गुजरता है। और इंदिरा पॉइंट जो है 6 डिग्री 4 मिनट पर है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। 6 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना है भारत का क्षेत्रफल? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, अब क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का कितवां देश है? 7वां देश है। भारत का क्षेत्रफल इतना था। भारत जो है
क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वां सबसे बड़ा देश है, जबकि जनसंख्या की दृष्टि से क्या हो गया है, पहला हो गया। ठीक है, अब देखते हैं वो सात कौन कौन देश है जो क्षेत्रफल की दृष्टि। सबसे पहला नंबर पर रूस आता है, सबसे पहला नंबर रूस, कनाडा, साउथ संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, भारत। सबसे पहला नंबर पर रूस, पहला नंबर रूस, 7 नंबर ब्राजील भारत, 7 नंबर पर कौन, ब्राजील, 5 नंबर पर ब्राजील, 3 नंबर पर संयुक्त राज्य अमेरिका, 4 नंबर पर चीन, 2 नंबर पर कनाडा, ऑस्ट्रेलिया 6 नंबर पर। ठीक है, इस तरह से आप याद कर लेंगे। ठीक है, रूस का कितना होता है, 170.7 लाख वर्ग किलोमीटर, 170.7 लाख वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कनाडा का 99.7 लाख वर्ग किलोमीटर। संयुक्त, ये सब उतना याद नहीं होगा, याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आप पहला याद करिएगा और भारत का याद करिएगा। ठीक है, अब देखते हैं भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु को क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार में, जो कहाँ स्थित है, जहाँ कहाँ से पार हुआ है, अंडमान निकोबार से। ठीक है, भारत का सबसे निर्धारक मानक यामोत्तर कितना है, 82 डिग्री 30 मिनट से देशांतर से गुजरा है। भारत का मानक यामोत्तर, मानक यामोत्तर मतलब भारत का जहाँ से समय गुजरा, समय निर्धारित होता है। जैसे ये मानचित्र में देखेंगे, ये देखिए उत्तर प्रदेश है, यहीं से जो है 82 डिग्री 4 मिनट जो है क्या है, गुजरा है। यहीं से जो है 82 डिग्री 30 मिनट जो है क्या किया है, देशांतर रेखा गुजरा है, जहाँ से हम लोगों का समय निर्धारण होता है। ठीक है, उत्तर दक्षिण के अक्षांशों में लगभग 30 डिग्री का अंतर है। उत्तर और दक्षिण जो है अक्षांशों के बीच में कितना डिग्री का है, जैसे कितना था, 8 डिग्री 4 मिनट से लगभग 37 डिग्री 7 मिनट तक था। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री लगभग 6 मिनट तक था। उसके बीच में कितना डिग्री का अक्षांश का अंतर है, 30 डिग्री का अक्षांश का अंतर है। ठीक है, अब पूरब से पश्चिम देशांतर की ओर बढ़ने पर भी कितना डिग्री का अंतर होता है, 30 डिग्री का। देशांतर और अक्षांश दोनों में लगभग 30 डिग्री का अंतर होता है। इसीलिए गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में लगभग कितना घंटा का अंतर है, 2 घंटा का अंतर है। गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के बीच में लगभग कितना घंटा का अंतर है, 2 घंटा का अंतर है। ठीक है, अब देखो जैसे 360 डिग्री बराबर, हम इसको डिग्री में निकालते हैं भाई कि 1 डिग्री बराबर कई मिनट होता है। तो 360 डिग्री क्या होता है, एक चक्कर लगाता है पृथ्वी एक चक्कर लगाता है, कितना 360 डिग्री। तो एक चक्कर लगाता है तो क्या होता है, एक दिन रात हो जाता है, यानी 24 घंटा हो जाता है। क्या हो जाता है, 24 घंटा हो जाता है। और वही 24 घंटा को 60 मिनट से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, मिनट में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 360 इधर भागा में हो जाएगा, काट कूट के कितना आएगा, 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर कितना होता है, 4 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर कितना मिनट, 4 मिनट। मतलब घड़ी में देखते होगा ना, 1 डिग्री घूमता होगा तो 4 मिनट होता है। 1 डिग्री घूमता है कितना, 4 मिनट होता है। तो 30 मिनट में कितना हो जाएगा, 120। जैसे 30 डिग्री का अंतर है ना, तो 30 डिग्री में कितना हो जाएगा, 120 मिनट हो जाएगा, 3 चौक 12। ठीक है, तो यानी 2 घंटा का अंतर होता है। कितना घंटा का, अरुणाचल प्रदेश जहाँ की सूरज सबसे पहले उगता है और गुजरात, दोनों के बीच में लगभग 2 घंटा का अंतर होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। भारत का सबसे निकट दक्षिणतम छोर कौन है, कन्याकुमारी। भारत छोर का सबसे दक्षिणतम छोर, संपूर्ण भारत का सबसे दक्षिणतम छोर इंदिरा पॉइंट। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। भारत के उत्तरी छोर दक्षिणी छोर से कितना दूरी है, लगभग 3214 किलोमीटर। जैसे ऊपर देखिए उत्तर है, उत्तर से लेकर के नीचे जो है दक्षिण तक के कितना है, 3214 किलोमीटर। कितना है, 3214 किलोमीटर। वही पश्चिम से पूरब तक कितना है, 2933 किलोमीटर। कितना है, 2933 किलोमीटर। तो वही लिखा हुआ है, भारत के उत्तरी छोर से दक्षिणी छोर के बीच में कितना दूरी होता है, 3214 किलोमीटर। ठीक है, 3214 किलोमीटर। भारत के पूर्वी से पश्चिमी छोर की दूरी कितना है, 2933 किलोमीटर। कितना है, 2933 किलोमीटर। भारत के मुख्य भूमि का समुद्र तटीय सीमा रेखा कितना है, 6100। मुख्य भूमि का समुद्र तटीय मतलब नीचे वाला भाग, कितना है, 6100 किलोमीटर। भारतीय द्वीपों के तटीय सीमा रेखा की लंबाई समुद्र तटीय सीमा रेखा की लंबाई 7500। मतलब तटीय सीमा रेखा और समुद्र में जो द्वीप समूह है ना, सबको मिला करके अगर जोड़ेंगे तो कितना होगा, 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, और भारत के स्थल सीमा रेखा की लंबाई कितना है, स्थल सीमा रेखा की लंबाई कितना है,
15,200 किलोमीटर। ठीक है, तीनों में कन्फ्यूजन नहीं। खाली समुद्र तटीय पूछेगा तो 61। खाली समुद्र तटीय भारत के मुख्य भूमि लिखा हुआ है। मुख्य भूमि मतलब ये वाला, और अगर उसमें द्वीप वाला भी अगर इंक्लूड कर देगा तब कितना होगा, 7516.6 किलोमीटर। ठीक है, भारत के स्थल सीमा रेखा की लंबाई कितना है, 15,200 किलोमीटर। ठीक है, भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व का क्षेत्रफल का लगभग कितना परसेंट है, 2.4%। भारत का क्षेत्रफल जो है विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट, 2.4%। भारत और यूरोप के बीच में कौन सा नहर, सुएज नहर, कब बनाया गया था, 1869 में बनाया गया था। भारत और यूरोप के बीच में कौन नहर, सुएज नहर, कब बनाया गया था, 1869 ईस्वी में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1869 ईस्वी में बनाया गया था। ठीक है, भारत का पड़ोसी देश याद रखने का क्या ट्रिक है, बचपन में MBA किया। ब से हो गया बांग्लादेश, च से हो गया चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, यम से म्यांमार, और बी से भूटान, और ए से क्या हो गया, अफगानिस्तान। ठीक है, अब इस तरह से देखेंगे कि कौन कौन देश का जो है कितना तटीय रेखा हमारे साथ लगता है। ठीक है, तो एक तरफ देश का नाम देखेंगे, बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश का सीमा लंबाई कितना है, लगभग 4,000 बोला जाता है, या तो 4100, 4,096.7 किलोमीटर। कितना है, 4,096.7 किलोमीटर। भारत का जो है बांग्लादेश के साथ सीमा कितना लगता है, 4,096.7 किलोमीटर। कौन कौन सा राज्य से लगता है, असम, मेघालय, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा, ये सब राज्यों से क्या लगता है, तट लगता है, मतलब समुद्र तटीय नहीं, सॉरी, बांग्लादेश जो है ना उसके चारों तरफ ये सब राज्य है। ठीक है, असम हो गया, मेघालय हो गया, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, त्रिपुरा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से किस राज्य का सीमा रेखा बांग्लादेश से लगता है, तो इसमें से ऑप्शन दिखेगा तो उसको टिक करिएगा। ठीक है, उसी तरह से चीन का पूछेगा। चीन का मान लीजिए 3488 किलोमीटर। ठीक है, तो ये सब उतना तो याद रहेगा नहीं, लेकिन बांग्लादेश का याद रखिएगा। ठीक है, पाकिस्तान का 3323, और कौन कौन से राज्य क्या, जैसे चीन का क्या होता है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड। ठीक है, पाकिस्तान का गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान का गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। नेपाल का क्या होता है, 1751, सतरतिया इक्यावन। देखो ये तो याद हो जाएगा, सतरतिया, नेपाल में सतरतिया इक्यावन, नेपाल में सतरतिया इक्यावन। ठीक है, इसको कौन कौन सा लगता है, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, उत्तराखंड। उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम और उत्तराखंड, ये क्या लगता है, इससे सीमा लगता है। अगला देश है जो म्यांमार, 1643 किलोमीटर। कितना है, म्यांमार का जो सीमा रेखा है भारत के साथ कितना लगता है, 1643 किलोमीटर। अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, मिजोरम हो गया एवं मणिपुर, ये सब के साथ क्या लगाता है, सीमा लगाता है। अब भूटान कितना किलोमीटर, 699 किलोमीटर। भूटान जो सीमा रेखा कितना बनाता है, 699 किलोमीटर। कौन कौन सा राज्य लगता है, सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल एवं अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल एवं अरुणाचल प्रदेश। सिक्किम, असम, पश्चिम बंगाल एवं अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा लगता है। अफगानिस्तान हो गया 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान जो हो गया कितना, 106 किलोमीटर। अफगानिस्तान के साथ कितना सीमा लगता है, 106 किलोमीटर। जम्मू कश्मीर जिसको पाक में लगता है। ठीक है, ऊपर में जो है इस तरह से बना हुआ वहाँ पे लगता है। अब अफगानिस्तान का कितना, 106, ये भी याद रखिएगा, 106 किलोमीटर। मात्र कितना किलोमीटर, 106 किलोमीटर अफगानिस्तान के साथ भारत के साथ सीमा लगता है। ठीक है, अब देखते हैं भारत का जलीय सीमा रेखा या समुद्री सीमा रेखा। ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि समुद्री सीमा किस देश के साथ लगाता है। भारत जो है समुद्री जलीय सीमा जो है किस किस देश के साथ लगाता है। ठीक है, तो जैसे पाकिस्तान हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया, म्यांमार हो गया, बांग्लादेश हो गया, थाईलैंड हो गया, इंडोनेशिया, ये सब जो देश है उसके साथ भारत जो है समुद्री सीमा लगाता है। ठीक है, अब देखो कुछ और पॉइंट देखते हैं। ये जो है बेहद बहुत बार पूछा गया है ये सब क्वेश्चन। ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग देखिएगा। इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है, पिगमिलियन। इंदिरा पॉइंट का दूसरा नाम क्या है, पिगमिलियन। इंदिरा पॉइंट का पुराना नाम, जो पुराना नाम इसको बोला जाता है पिगमिलियन बोला जाता था। ठीक है, अब उसको इंदिरा पॉइंट बोला जाता है। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु का नाम क्या है, इंदिरा कॉल। सबसे उत्तरी मतलब सबसे ऊपर में,
ऊपर में जो है उसका क्या नाम है, इंदिरा कॉल। सबसे ऊपर का क्या नाम है, इंदिरा कॉल। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है, रेड क्लिफ लाइन। भारत और पाकिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा लगता है उसको रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रेड क्लिफ लाइन बोलते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा लगता है उसका नाम क्या है, रेड क्लिफ लाइन। क्या नाम है, रेड क्लिफ लाइन। भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है, रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ लाइन। ठीक है, रेड मतलब हरदम लड़ाई होते रहता है, भारत पाकिस्तान के बीच क्या है, हरदम लड़ाई होते रहता है। और भारत और चीन के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम क्या है, मैक मोहन लाइन। ये तो मेरा नाम पर ही है, मैक मोहन लाइन। ठीक है, मैक मोहन लाइन जो है भारत और चीन के बीच में जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम है। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है उसका क्या नाम है, डुरंड रेखा। क्या नाम है, डुरंड रेखा। भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगता है उसका नाम क्या है, डुरंड रेखा है। ठीक है, भारत और अफगानिस्तान के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा लगता है उसका नाम क्या है, डुरंड रेखा। ठीक है, भारत में श्रीलंका को अलग करता है, क्या करता है, मन्नार की खाड़ी या पाक जल संधि। भारत से जो है श्रीलंका को अलग करता है, कौन करता है, मन्नार की खाड़ी या तो पाक जल संधि। भारत से जो है श्रीलंका को अलग कौन करता है, मन्नार की खाड़ी एवं पाक जल संधि। ठीक है, भारत को कर्क रेखा दो भाग में बांटता है, कितना भाग में बांटता है, दो भाग में। भारत को कर्क रेखा कितने भाग में बांटता है, दो भागों में बांटता है। ठीक है, बीचों बीच से होकर गुजरता है। उसका याद करने का ट्रिक क्या है, गमछा मित्र पर झार। याद करने का ट्रिक क्या है, गमछा मित्र पर झार। तो ग से क्या हो गया, गुजरात हो गया। म से क्या हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। छ से क्या हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया। मी से क्या हो गया, मिजोरम हो गया। और त्र से क्या हो गया, त्रिपुरा। त्र से क्या हो गया, त्रिपुरा। प से क्या हो गया, पश्चिम बंगाल। प से क्या हो गया, पश्चिम बंगाल। र से क्या हो गया, राजस्थान। और झार से क्या हो गया, झारखंड। ठीक है, ये सभी राज्यों से क्या है, कर्क रेखा गुजरती है। ठीक है, अगला जो एक संगठन है सार्क जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सार्क। सार्क का फुल फॉर्म क्या होता है, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन, या तो इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन। ये जो है सार्क का फुल फॉर्म। इसका गठन कब हुआ था, 8 दिसंबर 1985 को। 8 दिसंबर 1985 को। ठीक है, इसके अंतर्गत कौन कौन सा देश आता है, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, मालदीव हो गया। ये सब देश जो है इसके अंतर्गत आते हैं, सार्क संगठन के अंतर्गत। ठीक है, तो यहाँ तक जो है ये चैप्टर, पहला चैप्टर जो है आप लोग का बहुत अच्छा तरीके से समझ में आया होगा, ख़त्म हो गया। ठीक है, इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक कर लेंगे और कमेंट में बताएंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर इसी तरह से और भी वीडियो चाहते हैं तो कमेंट में लिखेंगे कि आगे आप क्वेश्चन आंसर पर या तो अगला चैप्टर का वीडियो बनाइए। ठीक है, और जो भी बच्चा क्लास 9 में है जो अभी इधर उधर एसएसटी के लिए घबरा रहा है उसको ये वीडियो का लिंक शेयर करिएगा ताकि उसको भी इसका फ़ायदा हो सके। ठीक है, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो गया है। ठीक है, इसके आगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। ठीक है।